आज है 25 अप्रैल शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के गलियारों आने वाली खबरों से, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर दागी नेताओं को संरक्षण देने के आरोपों के बीच वॉशिंग मशीन की उपमा तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में भोजन और सांस्कृतिक पहचान अब शक्ति प्रदर्शन का नया जरिया बन गए हैं। देश के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों से लाखों नामों के हटने पर उठ रहे सवाल अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक साख का मुद्दा बन चुके हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई एक दुर्घटना और तेलंगाना की राजनीति में के कविता द्वारा नई पार्टी के ऐलान ने हलचल पैदा कर दी है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर समझेंगे कि भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या बंगाल के परिणाम 2029 की नई राजनीतिक बिसात तय करने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हरकारा एक्सप्लेनर के लिए पत्रकार राजेश चतुर्वेदी और निधीश त्यागी ने भाजपा की वॉशिंग मशीन वाले आरोप का गहरा विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष का दावा है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होते हैं वे भाजपा में शामिल होते ही जांच से राहत पा लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2014 के बाद 25 विपक्षी नेता जो जांच के दायरे में थे, उनमें से 23 को भाजपा में जाने के बाद राहत मिली। हेमंत बिस्वा शर्मा, सुवेदु अधिकारी और अजित पवार जैसे नामों के मामलों में जांच की गति अचानक धीमी पड़ गई। हालांकि भाजपा इन आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि बार बार एक ही पैटर्न का दोहराया जाना जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अजित पवार के मामले में हरकारा एक्सप्लेनर बताता है कि उन पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोप थे। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की, लेकिन 2023 में उनके एनडीए सरकार में शामिल होते ही आर्थिक अपराध शाखा ने समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी। जनवरी 2026 में एक विमान दुर्घटना में उनके निधन के बाद अब ये कानूनी बहस लगभग ठहर चुकी है। इसी तरह प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया विलय मामले में सीबीआई ने मार्च 2024 में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए समापन रिपोर्ट दाखिल कर दी। ये तब हुआ जब वे एनडीए खेमे में शामिल हो चुके थे। ये मामले दर्शाते हैं कि कैसे राजनीतिक पाला बदलने के बाद जांच की दिशा बदल जाती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेदु अधिकारी के मामले भी इसी तर्ज पर हैं। हरकारा एक्सप्लेनर के अनुसार शर्मा पर शारदा चिटफंड मामले में 2014 में छापेमारी हुई थी, लेकिन 2015 में भाजपा में शामिल होने के बाद जांच में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। सुवेदु अधिकारी नारदा स्ट्रीग मामले में आरोपी हैं, लेकिन उनके भाजपा में आने के बाद से लोकसभा स्पीकर के पास अभियोजन की मंजूरी लंबित पड़ी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि छगन भुजबल और अशोक चव्हाण जैसे नेताओं के मामलों में भी इसी तरह की सुस्ती देखी गई है, जो इस नैरेटिव को और मजबूत बनाती है। द हिंदू के ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता राम माधव को अपने एक अंतर्राष्ट्रीय बयान पर सफाई देनी पड़ी है। वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि भारत हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को स्वायत्त निर्णय बताता रहा है। कुछ घंटों बाद राम माधव ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत थी। उन्होंने माना कि भारत ने कभी रूस से तेल आयात बंद करने पर सहमति नहीं दी और अमेरिकी टैरिफ का भी कड़ा विरोध किया है। जर्मनी की यात्रा पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। आधिकारिक दौरे के दौरान एक पनडुब्बी में प्रवेश करते समय राजनाथ सिंह का पैर फिसल गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जगदीश कौशिक जैसे सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कटाक्ष किए, हालांकि यह एक सामान्य दुर्घटना थी। राजनाथ सिंह ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जर्मनी के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दौरा भारत और जर्मनी के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तेलंगाना की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। शनिवार 25 अप्रैल 2026 को तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष कल्वकुंतला कविता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना यानी टीआरएस के गठन का ऐलान किया। पी लक्ष्मा रेड्डी की रिपोर्ट के अनुसार मेडचल जिले में आयोजित एक विशाल जनसभा में कविता ने इस नाम की घोषणा की। ये नाम उनके पिता के चंद्रशेखर राव की पुरानी पार्टी की याद दिलाता है। कविता ने कहा कि उनकी पार्टी संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक न्याय के लिए काम करेगी।
हालांकि इस कार्यक्रम में बीआरएस के किसी बड़े नेता की उपस्थिति न होना चर्चा का विषय बना रहा। स्क्रॉल की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा और रिपोर्टर रोकीबुज़-जमान ने असम में जेरीमैंडरिंग यानी निर्वाचन क्षेत्रों के अनुचित हेरफेर पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के परिसीमन के दौरान असम की राजनीतिक सीमाओं को इस तरह बदला गया कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व में भारी गिरावट आई। उदाहरण के तौर पर एक ही पंचायत का प्रतिनिधित्व अब 2 सांसद और 3 विधायक कर रहे हैं। लेखकों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रहने के बजाय सरकार के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाया है, जिससे भाजपा को राज्य में एक स्थायी चुनावी बढ़त मिल गई है। स्तंभकार आसिम अली ने द टेलीग्राफ में लिखा है कि 2026 के बंगाल चुनाव के नतीजे 2029 के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तय करेंगे। अली का मानना है कि ममता बनर्जी ने बंगाली उपराष्ट्रवाद और माछ भात की संस्कृति को अपने अभियान का केंद्र बनाकर भाजपा को पछाड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जनहित के मुद्दों के बजाय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग जैसे सरकारी तंत्र का सहारा लिया। रिपोर्ट के अनुसार अगर ममता बनर्जी चौथी बार जीतती हैं, तो वे मोदी और शाह की जोड़ी को सीधे हराने वाली सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पद की मुख्य दावेदार होंगी। द हिंदू में टिकेंद्र सिंह पनवार ने शहरी मतदाताओं के हाशिएकरण पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर लाखों गरीबों और प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अकेले लखनऊ में 30% और गाजियाबाद में 36% से अधिक नाम काटे गए हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाली बड़ी आबादी को पंजीकरण की जटिल प्रक्रियाओं के जरिए मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक चयनात्मक छनाई की तरह है। सौजर्य भौमिक की रिपोर्ट में बंगाल चुनावों में भोजन की राजनीति का दिलचस्प विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि भाजपा के बाहरी टैग को धोने के लिए प्रधानमंत्री मोदी झारग्राम में झालमुड़ी खा रहे हैं और अनुराग ठाकुर मछली खाते दिख रहे हैं। खाद्य इतिहासकार पुष्पेश पंत का कहना है कि यह एक रणनीतिक दिखावा है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में स्कूलों से अंडे हटाए जा रहे हैं, जबकि बंगाल में मछली और अंडे मुख्य आहार हैं। लेख के मुताबिक बंगाल में भोजन केवल आहार नहीं बल्कि एक गहरी पहचान है, जिसे अपनाने की कोशिश में भाजपा नेता एक राजनीतिक पर्यटक की तरह नजर आ रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।